नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे खास पेशकश हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले से घटी है। वर्तमान में फरवरी 2023 में रोजगार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की जो संख्या है वो 6,46,000 है, जबकि दिसंबर 2014 में यह संख्या 7,86,000 थी। प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब दिया और कहा कि समय समय पर सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाया जाता है। PLFS की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में साल 2017 से 18 में बेरोजगारी दर 8.6%, 2018 से 19 में 9.2%, 2019 से 20 में 6.5%, 2020 से 21 में 6.3% थी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करता है। RBI के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1% है। हालांकि इन आंकड़ों का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक 10 वर्षों में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि हमने 8 सालों में 1,01,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं। इसके अलावा सक्षम युवा योजना के तहत भी स्नातकोत्तर, स्नातक तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 100 घंटे काम के बदले क्रमशः 3,000 रुपए, 1,500 रुपए तथा 900 रुपए मासिक दिए जाते हैं। अब तक इस योजना में 1.75 लाख युवाओं ने लाभ उठाया है। इतना ही नहीं, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास करके भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी साल 2015 के बाद 12.64 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बढ़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है। PLFS का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से दर्ज होता है, कोई हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। अब ये आंकड़ा घटकर फरवरी 23 में 6.46 हो गया है। लेटेस्ट जो फरवरी 23 का आंकड़ा छपा, ये महीने के महीने छपता है। इस तरह केवल वही नहीं, हम अगर उठा करके टेबल देख लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल अपने आंकड़े छापता है। जो यहाँ 9.3 लिखा है, ये रिजर्व बैंक 8.1 है। अब कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं, अलग अलग एजेंसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें एकदम से सारा कुछ देख लिया जाए, उसमें छाप लिया जाए। जहां तक CMI की बात करते हैं, CMI के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं। मैंने CMI के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के एक महीने में हरियाणा का 2 पॉइंट समथिंग % ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था।
जबकि बाकी जगह 2 पॉइंट समथिंग नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं, एक महीने में 10% का अंतर। और उसका कारण क्या है? उनका डाटा सैंपल इतना छोटा होता है, 5000 का पूरे प्रदेश का डाटा सैंपल होता है। अब 5000 आदमियों का, जहां हमारी एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है 1,86,00,000 है, 1,86,00,000 में अगर 5000 लोगों से पूछ करके वो डाटा का करेंगे हिसाब किताब, तो परसेंटेज कहीं की कहीं जाएगी। किस मोहल्ले में पूछा, किससे पूछा, किस वर्ग से पूछा, रास्ते में चलते हुए आदमी से पूछा, और फिर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इसका भी एक सेक्शन अगर हम अंडर एम्प्लॉयड का देखें, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको एम्प्लॉयमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं मिलता, उसको कम मिलता है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से अगला ज्वाइन भी करता है। और वो तो कहता मैं अनएम्प्लॉयड हूं, हमारे हिसाब में वो एम्प्लॉयड आ गया, वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, जिसकी इच्छा ये है कि मैं और आगे बढ़ूं। जैसे हम देखते हैं कोई भी एक जब एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट जैसे बताया कि हाँ हमने ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ग्रुप बी की, ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, और उसमें लाखों लोग आते हैं। अब लाखों लोग आते हैं तो जो यानी ग्रुप डी की हमारी नौकरियां दी थी हमने 18,000, उसके अंदर हमको भी पता है कि उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आए थे, ग्रेजुएट भी आए थे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं थी। अब 10वीं के ऊपर के लोग वो सब के सब आगे किसी भी भर्ती के लिए वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब उनको सबको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, उनको हम सेमी यानी अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयड वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाते हमने जितने भी प्रयत्न किए हैं, उन प्रयत्नों में मैं आपको बता सकता हूं, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 14 10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई, और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां। CMIE एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी बेरोजगारी के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि CMIE मात्र 5,000 जनसंख्या का सर्वे कर बेरोजगारी दर जारी करती है। ये निजी संस्था है और निजी संस्था द्वारा जारी इस प्रकार के आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं है। इस संस्था की CEO कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के सदस्य भी रहे हैं। वर्ष 2017 में इस एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर 2% दिखाई थी। इसके बाद कभी 34 तो कभी 26% बताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति का डेटा सरकार के पास है और स्वयं सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या 10.46 लाख है। हालांकि समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जो बेरोजगार नहीं होता, बल्कि वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, तो वो भी आगे बढ़ने के लिए रोजगार के अन्य अवसर तलाशता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पहले से बता दिया है कि जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें अंडर एम्प्लॉयड होता है। और अंडर एम्प्लॉयड वो भी है जो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। प्राइवेट नौकरी वाला भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो कहीं कम सैलरी पर है, उसकी वहां सुरक्षितता नहीं है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो मानो उसमें हाउसवाइफ भी अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। जो टोटल संख्या 10,46,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो मेरे पास एक व्यक्ति का डाटा है, आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसी की जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाल के बताएंगे ये तुम्हारा देख लो। प्राइवेट एजेंसी का कोई औचित्य नहीं है, प्राइवेट एजेंसी के अपने हित नहीं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मिस्टर शाह जो उसके डायरेक्ट CEO है, CEO ऑफ द CMIE, वो अमित शाह जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं। अब ये निकाल के देख लीजिए। जहां तक एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं मैंने बताया। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को
पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000, ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर लगातार कम हो रही है। हरियाणा सरकार के अथक प्रयास से रोजगार लगातार मिल रहे हैं। साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग उपायों के जरिए स्किल डेवलपमेंट पर भी काम चल रहा है। और भगवान परशुराम की स्मृति में डाक टिकट जारी करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और डाक विभाग का आभार जताया है। करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डाक टिकट जारी करने की घोषणा की थी। ये रिपोर्ट देखिए। करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान में कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम के जयकारे भी लगाए हैं और इसी मौके पर भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। चिरंजीवी भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की, चिरंजीवी भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी किए जाने के बाद सीएम मनोहर लाल और करनाल सांसद संजय भाटिया ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और डाक विभाग का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा, करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की हमारी घोषणा को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और डाक विभाग का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम के नाम पर टिकट जारी करने समेत कई घोषणाएं की थी। इस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम की जयंती को राजकीय छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। पैरावर की जमीन मैं 2019 में गॉड ब्राह्मण कॉलेज में गया था और उस समय ये सारा विषय समझ में आया। उससे पहले हमको भी बताया नहीं किसी ने, और इस समस्या को हल करने के लिए मैंने हाँ भी की थी। तो 51 लाख रुपए उसमें दे के भी आया था मैं। वो जमीन पैरावर की गॉड ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब चूंकि 13 साल उसमें बीत गया, कुछ हुआ नहीं, कि अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा। और कोई पैसा जो आपका पिछला है उसमें जो रेट है आपका लीज का, वो तो जैसा जैसा उसका नियम है वैसा बनेगा, लेकिन कोई उसी प्रकार के जो फाइन लगा है, ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, वो सारा उसमें माफ कर देंगे। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए,
जहां तक ईपीबीजी का विषय है, इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो ईडब्ल्यूएस हो या ईपीबीजी हो, फर्क नहीं है। हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो ईपीबीजी के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें। एक जो विषय रह गया है और वो विषय है दौड़ीदार कि जो प्राइवेट जमीन है लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो दौड़ीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है, लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे। भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो एचएसपी का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहाँ के लोगों को विश्वास दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से एक बड़ा वादा करते हुए ये भी कहा था कि आप कोई भी समस्या ले आइए, हम समाधान करेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुला चैलेंज दिया था कि आप समस्या ले आइए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम समाधान है। और साथ ही ये भी कहा था कि अगर कोई गलती हमसे हो रही हो तो उसे हम सही भी करेंगे और जिम्मेदारी अधिकारी, कर्मचारी या नेता चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो, जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500, 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान। मेरा खुला चैलेंज है, आप समस्या के लेके आओ, मनोहर लाल का नाम समाधान है, हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं है। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तरबोरी कुंज करते हैं। वहीं से पहले भगवान परशुराम महाकुंभ में सीएम मनोहर लाल द्वारा की गई एक और घोषणा को मनोहर सरकार पूरा कर चुकी है। 20 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कैथल का सरकारी मेडिकल कॉलेज अब भगवान परशुराम सरकारी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किए। करनाल में परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में घोषणा की थी। बता दें, पिछले साल के अंत में करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की थी, जिसमें कैथल के सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने और भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने की घोषणा शामिल थी, जिनमें से कॉलेज का नाम सरकार पहले ही भगवान परशुराम के नाम पर रख दिया गया और भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए
मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने 23 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था और अब भगवान परशुराम जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को मूर्त रूप मिल गया है। और फरीदाबाद हरियाणा का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सभी 100 पंचायतों ने अपने यहां विकास कराने के लिए प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेज भी दिए हैं। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तिगांव ब्लॉक की जिम्मेदारी संभाल रहे बीडीपीओ अजीत सिंह ने दावा किया है कि पूरे जिले में किसी भी सरपंच का कोई विरोध देखने को नहीं मिला। ई टेंडरिंग को लेकर लगातार जो एक तरफ सरपंच हैं उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो सरपंच हैं वो अपना विकास कार्यों के लिए लगातार बीडीपीओ कार्यालय आते हैं और क्या कुछ रहता है उनका। बीडीपीओ है हमारे साथ यहाँ पर बल्लौड़ के, इनसे हम जान लेते हैं। अजीत जी, क्या मानते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस विरोध को आप? नहीं, हमारे फरीदाबाद जिले में कोई विरोध नहीं है। सभी सरपंचों ने अपने प्रस्ताव पास करके दिए हुए हैं। पहले 99 थे, अभी अमीपुर के सरपंच ने भी दे दिया है और सभी सरपंचों को माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री, सीएम साहब देवेंद्र बबली जी के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं है और वो राजी हैं ई ट्रेंडिंग से। इसको लेकर क्या सहमति उन्होंने जता दी है? जी, उन्होंने माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में बैठक बुलाई थी डीसी साहब ने, उसमें सबने कहा था कि हम तो सरकार के साथ हैं, जो सरकार चाहेगी वही हम करेंगे। इसी के एवज में हमने प्रस्ताव दिए हैं काम करने के लिए। तो तमाम जो टोटल कितनी पंचायत हैं फरीदाबाद की? हमारे यहाँ 100 पंचायतें हैं तीनों ब्लॉकों में, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तिगांव ब्लॉक, जिनमें से 100 के 100 प्रस्ताव आ चुके हैं कार्य करने के लिए। तो तमाम जो सरपंच हैं वो कार्य करा रहे हैं अपने गाँव में? हाँ, वो कार्य करा रहे हैं। नहीं, कोई किसी की तरफ नहीं है। लोगों ने एस्टिमेट बनाने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने तो पेमेंट भी किए हैं एसएफसी स्कीम में से, जो कह रहे हैं पैसा नहीं है, जो कि पैसा हमारे पास है, मदर अकाउंट में है और चाइल्ड अकाउंट में लोग पेमेंट कर रहे हैं। इंडियन बैंक में खाते हैं सबके, लोगों को बताया गया है सभी सरपंचों को, और वो जितना पैसा उनके पास है उसके अनुरूप कार्य भी करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां सरपंच इस बात का विरोध कर रहे हैं बीडीपीओ साहब, दूसरी तरफ लगातार फिर समर्थन भी कर रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं इसको आप? नहीं, देखो ऐसा है, लोगों का अपना अपना नज़रिया है। कोई गलत सोचता है, कोई सही सोचता है, लेकिन अपने ज़िले में तो सब लोगों को पॉजिटिव ही रहा है और वो ई ट्रेंडिंग को अपना रहे हैं। तो 100 की 100 पंचायतों का आ गया है इनका? जी, 100 की 100 पंचायत का प्रस्ताव काम करने के लिए है। जो पहले होता था कि कई बार बस्ते नहीं दे पाते थे, क्या सबके बस्ते मिल चुके हैं? हाँ, बस्ते कोई कंप्लेंट नहीं है कि हमें बस्ता नहीं मिला। बस्ता नहीं मिलता तो काम भी शुरू नहीं होते। सबको रिकॉर्ड जो भी उन्होंने दिया था एक्स सरपंचों ने ग्राम सचिवों को, उसे उन्होंने नए सरपंचों को सौंप दिया गया। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए तमाम जो सरपंच हैं उन्होंने अपने यहाँ पर एस्टिमेट भिजवाए हैं या अपने दरखास्त जो है यहाँ पर लगाई है। तो तमाम जो लोग हैं जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे, पूरे हरियाणा में जो विरोध था, उस पर कहीं ना कहीं एक अब सवालिया निशान जरूर लग गया है, क्योंकि 100 की 100 पंचायतों में फरीदाबाद के अंदर लिखित में इस बात को दे दिया है कि वो अपने गाँव में विकास कराना चाहते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।